नमस्कार, स्वागत है आपका ज़ेरा स्थान में। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी और बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश की नई महामहिम के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल कर ली है। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गई है। रायसीना की रेस द्रौपदी मुर्मू ने जीत ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिल गई है और दूसरी महिला राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जो है अब राष्ट्रपति की कुर्सी संभालेंगी। मुर्मू ने रायसीना की रेस को जीत लिया है और बहुत दिलचस्प ये मुकाबला था। हालांकि पहले से द्रौपदी मुर्मू की जीत को सुनिश्चित माना जा रहा था नंबर्स के लिहाज से, लेकिन उन नंबर्स के आगे भी कई विरोधी दलों ने भी आगे आकर द्रौपदी मुर्मू के नाम का समर्थन किया और उन्हें वोट किया भी है। क्रॉस वोटिंग भी हुई और कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू का जो मार्जिन था वो बड़ा जरूर हुआ है। जीत सुनिश्चित थी। 5,77,000 से ज़्यादा मत उनको जो है प्राप्त हुए हैं और इसी के साथ जो है उन्होंने यशवंत सिन्हा को, जो कि उनके प्रतिद्वंदी थे, उन्हें पीछे छोड़ दिया और राष्ट्रपति बनी है। तस्वीरें अलग अलग जगहों से दिखा खुशी का इजहार कर रही है, क्योंकि आज एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची है। चलिए, तो ये जीत बड़ी है, ये दिन बड़ा है। इतिहास के पन्नों में ये नाम अब लिखा जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम जो इसके पहलू हैं उसे जानने समझने की कोशिश के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। रूबरू आपको करा देते हैं आज के मेहमानों से। अनीता भदेल हमारे साथ बीजेपी विधायक अजमेर से इस वक्त जुड़ रही हैं। मिथिलेश जैमनी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर होंगे और आरसी चौधरी प्रवक्ता पीसीसी इस चर्चा में शामिल होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अनीता भदेल जी आपके पास आए। एक मास्टर स्ट्रोक चला आप लोगों ने और द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आता है। नंबर्स के लिहाज से जीत पहले से सुनिश्चित उनकी नजर आ रही थी, लेकिन कई दूसरे दलों ने भी अंतरात्मा की आवाज पर जो है समर्थन कर दिया। बस फॉर्मेलिटीज रह गई थी। अब जीत हो गई है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया पहली होगी? देखिए अभिनव जी, ये भारतीय लोकतंत्र का सौंदर्य है। ये द्रौपदी मुर्मू जी की जो जीत है वो भारत के लोकतंत्र का यशगान पूरे विश्व में स्थापित करने वाला है। हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र में हर किसी को उस सर्वोच्च पद पर पहुंचने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति, एक आम आदमी भी उस सर्वोच्च पद पर जा सकता है और भारतीय राजनीति में यह एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से द्रौपदी मुर्मू एक सक्षम महिला है और वो पढ़ी लिखी महिला है और किस दिशा में महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगी, आदिवासी महिलाओं के लिए भी वो प्रेरणा स्रोत बनेगी। यह जीत याद दिलाता है हमें पुनः पुनः कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत और कितना सक्षम लोकतंत्र है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई देती हूँ और जिन्होंने भी उनका समर्थन किया है उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। एक महिला होने के नाते से मैं भी चूँकि अनुसूचित जाति वर्ग से आती हूँ, इसलिए दलित वर्ग से आने वाली वो महिला सर्वोच्च पद पर एक बार आसीन होगी, वो सपना हर किसी का था। एक आम महिला, एक आम जैसी दिखने वाली महिला, निश्चित मानिए यह सभी के लिए प्रेरणा का कारण बनने वाली है और ये भारतीय लोकतंत्र में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। मैं आपको इतना बार कहना चाहूँगी। चलिए, अच्छी बात आपने कही। आरसी चौधरी साहब, मैं आपके पास अब आना चाहूँगा। जीत का जश्न जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है। हिस्सेदार आप लोग भी होते हैं। हालांकि चूंकि अब तक की जो तमाम बातें थी वो एक तरफ है, चूंकि अब वो राष्ट्रपति हो गई हैं तो जितनी हमारी हैं उतनी आपकी हैं, उतनी अनीता भदेल जी की हैं। लेकिन इससे पहले जो एक प्रयास आप लोगों की तरफ से हो सकता था कि एक सर्वसम्मति के जरिए जो है इस महिला को सर्वोच्च पद तक ले जाएं, लेकिन जल्दबाजी आप लोगों ने की और अपना प्रत्याशी आप लोगों ने दिया। आपको लगता है कि उस वक्त ये कहीं ना कहीं चूक हो गई? सब कुछ तमाम जो है पार्टियां मिलकर अगर फैसला करती तो आज जीत में आप लोग भी भागीदार बराबर के होते। अभिनव जी, निश्चित रूप से आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही। राष्ट्रपति किसी एक वर्ग का, जाति का नहीं होता। वो देश के 130 करोड़ लोगों की, देश के तमाम नागरिकों की आशाओं का, आकांक्षाओं का
प्रतिबिंब होती है, केंद्र होती है। आज द्रौपदी मुर्मू जी की जो जीत है वो पूरे देश के लिए, कल तक वो एक एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे थी, कल से हम उनको देश के एक राष्ट्रपति के तौर पे देखेंगे और देश का हर नागरिक उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा है। दूसरा, आपने प्रश्न पूछा कि क्या सर्वसम्मति से होते या कांग्रेस ने चूक की। आपका प्रश्न निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये देश के एक सर्वोच्च पद का चुनाव था, देश के गरिमामय पद का चुनाव था। आपने ठीक कहा, बेहतर होता सर्वसम्मति से अगर कोई निर्णय होता, लेकिन सर्वसम्मति की जिम्मेदारी सदन के जो नेता होते हैं उनकी बनती है। आप जानते हैं कि पहले इन्हें प्रत्याशी के तौर पे घोषित किया गया, वो एक प्रयास करते, सर्वदल के लोगों के साथ में संवाद करते, मीटिंग करते, तो ये प्रश्न होना चाहिए था, लेकिन ये प्रश्न बीजेपी से होना चाहिए। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जो हम वक्तव्य सुनते हैं, उन वक्तव्यों के अंदर उनकी जाति का महिमा मंडन होता है। महिमा मंडन होना चाहिए उनकी योग्यता का, राष्ट्र के लिए विजन का, देश के संवैधानिक संस्थानों को बचाने का हो तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण लगे। हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि मैं अनुसूचित जाति से आती हूं। निश्चित रूप से इससे पूर्व देश के अंदर अलग अलग राष्ट्रपति रहे, लेकिन एनडीए और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आरसी चौधरी साहब, ये तो गर्व की बात है ना, चाहे वो अनीता भदेल जी कह रही है कि वो अनुसूचित जाति से आती हैं, ये तो गर्व की बात है कि वो गर्व से कह रही है कि अनुसूचित जाति के से आती हूं। लेकिन इस चर्चा में आज हमारे साथ वो बैठी हुई हैं, एक आदिवासी समाज से कोई महिला आती हैं और वो सर्वोच्च जो कहें कि कुर्सी पर जो है विराजमान होने जा रही है। ये इसे गर्व के तौर पर आप लोग क्यों नहीं देखते? आप लोग इसको ऐसे क्यों देखते हैं कि जाति बताई जा रही है, इसकी मार्केटिंग की जा रही है, ऐसे क्यों देखते हैं आप लोग? अभिनव जी, मैं कहना चाहूंगा, आपने जिस बात का जिक्र किया, अगर जाति गर्व का विषय हो जाएगी तो राष्ट्र गौण हो जाएगा। अगर मैं पहले मेरी जाति की बात करूंगा तो पहले राष्ट्र की बात करनी चाहिए। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो जाति की बात करती है और जाति के लिए गौरवान्वित की बात है, तो दूसरे जो देश के नागरिक हैं, जो दूसरे समाज वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश इस चीज का है कि देश को जोड़ने की बात होनी चाहिए। 130 करोड़ लोगों को एक सूत्र में कैसे बांधा जा सकता है? के लिए क्या इंसान अपनी जाति ना बताए? क्या जाति को खत्म कर देना चाहिए तभी आपको लगेगा कि देश आगे बढ़ रहा है, देश एकजुट है? ये तो आप इसके सिक्के के दूसरे पहलू को देखिए कि जिस आदिवासी समाज को हमेशा कहा जाता है कि पिछड़ा वर्ग है, मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है, इसको लेकर आप लोग भी, जब आप लोगों की सरकार केंद्र में रही है, राज्य में है, तो आप लोग भी काम कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी रही हैं वो भी काम कर रही हैं, और उनके विकास का खाका हर कोई अपने अपने हिसाब से खींचता है, और वहां से अगर कोई आगे निकल जाता है तो ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब तो यही है कि आप लोगों ने 70 सालों में जो प्रयास किया, तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर, वो रंग ला रहा है। अगर आपकी बात को भी मैं मान लूं, जी न्यूज के अगर पैनल की, जी न्यूज के एंकर की बात को भी मैं मान लेता हूं, तो आज तो 24 तारीख हुई नहीं, हमारे जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो विदा हुए नहीं। आज तो उनका लेखा जोखा बता दीजिए कि दलितों के जो उत्थान के लिए उन्होंने जो काम किया, 20 बातें बता दीजिए निश्चित रूप से किस प्रकार से उन्हें क्रेडिट से आपने बाहर निकाला, पूरे देश के अंदर उनकी बातें हो रही है। अगर आपको लगता है, अगर आप बीजेपी की भाषा बोलेंगे तो बता दीजिए। नहीं, कौन किसकी भाषा बोल रहा है वो ठीक है, लेकिन भाषा मर्यादित होनी चाहिए। ऐसे पद पर बैठे हुए आप खुद कह रहे हैं कि अभी उन्होंने पद छोड़ा नहीं है, अब उनके कामकाज का हिसाब लेंगे आप? राष्ट्रपति ने क्या कुछ किया, क्या नहीं किया, आरसी चौधरी लेंगे हिसाब। हाँ, नहीं बोल दीजिए। देश के प्रथम नागरिक का हिसाब आरसी चौधरी लेंगे, आरसी चौधरी लेंगे देश के प्रथम नागरिक का हिसाब। नहीं, ये गलत है। मर्यादा मत भूलिए, मर्यादा मत भूलिए, मर्यादा मत भूलिए। यही सवाल जवाब उपराष्ट्रपति को लेकर, हामिद अंसारी को लेकर 4 सवाल कर दिया गया तो आप लोगों को मिर्ची लग गई थी। आरसी चौधरी साहब, उपराष्ट्रपति को लेकर, हामिद अंसारी को लेकर 4 सवाल कर दिए गए, आप लोगों को मिर्ची लग गई। यही ईडी से पूछताछ अगर हो रही है, सड़कों पर पहुंच जा रहे हैं आप लोग, और आप देश के सर्वोच्च जो प्रथम नागरिक हैं उनसे हिसाब मांग रहे हैं, अजीबो बात करते हैं। उपराष्ट्रपति से सवाल किया जाता है, उन पर कुछ आरोप लगते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं आप। नहीं, मर्यादा जरूरी है, मर्यादा जरूरी है। अभी वो देश के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति हैं। नहीं, ठीक है, छोड़िए, आप इसको अलग जगह पे ले जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे, ठीक है, हम नहीं कह रहे। अनीता बदेल जी, आप जवाब देना चाहेंगे तो दे दीजिए, हम आपकी मजबूरी फिर उसके बाद चलेंगे मिथिलेश जी के पास। अनीता बदेल जी, लेकिन देश के लोग, इतना ही बोलना चाहूंगी
कि कांग्रेस ने सारे संवैधानिक पदों की मर्यादा को तार तार कर दिया है। आपको मालूम है ना, संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी बैठे हुए थे और सोनिया गांधी चला रही थी। कितने वीडियोस, कितने क्लिपिंग आप देखिए कि प्रधानमंत्री खुद हाथ जोड़ करके सोनिया गांधी को नमस्कार कर रहे हैं और सोनिया गांधी उनको नमस्कार का जवाब नहीं दे रही है। तो सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस में तो आप अपेक्षा ही क्या कर सकते हैं। आरपी चौधरी ऐसे ही बयान देने वाला है क्योंकि उन्होंने अपने नेताओं से सीखा ही ऐसा है कि जो सरकार में प्रधानमंत्री जैसा संवैधानिक पद की गरिमा खत्म कर दी, राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद की गरिमा को खत्म कर दिया, वो आरपी चौधरी से आप कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। और किसने घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक जी टीवी के एंकर को कि आपकी मिर्ची लग गई। बाप रे, कितना घटिया शब्द है ये। आरपी चौधरी को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि पूरा देश दुनिया चैनल के माध्यम से हमें सुन रहा है और किस तरह से हम तो कहते हैं कि हम नेता वो बहस का मुद्दा नहीं है। ठीक है अनीता भदेल जी, वो बहस का मुद्दा नहीं है। काम तो छोड़िए, आप किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, आपत्ति इस बात को लेकर है कि कम से कम शब्दावली का इस्तेमाल ठीक है। खैर कोई बात नहीं। मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, जैमिनी साहब को भी ले आते हैं चर्चा में। रसातल पर जा रही है। ठीक है, ठीक है अनीता भदेल जी, ठीक है एक बार सुन लेते हैं मिथिलेश जी क्या कहते हैं। मिथिलेश जी, आपने चुनाव के नतीजों को भी देख लिया। ठीक है अनीता जी, आपके पास मैं आऊंगा, जवाब दे लीजिएगा। जैमिनी साहब से बात कर लो एक बार, आप जवाब दे लीजिएगा अनीता जी। किस तरह से सत्याग्रह का सारा लेकर के झूठी बातों पर किस तरह से ये सत्याग्रह का नाम लेकर के उसको बंद करना चाहते हो। मिथिलेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने नतीजों को भी देख लिया, इसके पहले भी जो जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर जाकर जो है जनप्रतिनिधियों से वोट की अपील की जा रही थी दोनों ही प्रत्याशी की तरफ से, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये क्या नई परंपरा बनती जा रही है? क्योंकि इस बार हमने देखा है कि अपने समर्थन में वोट मांगते हुए हमने दूसरे भी प्रत्याशियों को देखा है, आपने भी देखा होगा, लेकिन इस बार हमने देखा कि यशवंत सिन्हा कहते नजर आए अगर मैं राष्ट्रपति बन गया CAA लागू नहीं होने दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूं, इस तरह की बातें। ऐसा लगा नहीं कि जो देश के प्रथम नागरिक के लिए चुनाव हो रहा है, जो नॉर्मल हम चुनाव देखते हैं, आम चुनाव या दूसरे चुनाव, उसमें जिस तरह से बातें होती हैं लोगों को समझाने और अपने पक्ष में करने की या कहें कि लॉलीपॉप थमाने की, इन तमाम चीजों का भी इस्तेमाल इस बार ये चुनाव इसलिए भी याद रखा जाएगा कि धीरे धीरे ये राष्ट्रपति का भी जो चुनाव है ये एक अलग रास्ते पर निकलता नजर आ रहा है। देखिए अभिनव जी, सबसे पहले तो मैं जो पहली देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है उनको बधाई देना चाहूंगा। आज गांधी जी का सपना साकार हो गया। गांधी जी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर दोनों एक छोटे छोटे गांव में जन्म लेने वाले योग्य व्यक्तियों को बिठाया है। इसके लिए सराहनीय कार्य किया है। दूसरा, जो आप बात कर रहे हो यशवंत सिन्हा की, तो कांग्रेस की मैं कहूंगा कि जो इंटेलेक्चुअल विंग है वो पूरी तरह मर चुकी है। जिस टीएमसी के सांसद रहे यशवंत सिन्हा को इन्होंने राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया, आज उसी टीएमसी ने कह दिया कि हम उपराष्ट्रपति पद पर कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस जो संयुक्त विपक्ष में अपना बिग ब्रदर की भूमिका में थी उससे भी गौण होती जा रही है। दूसरी सबसे अहम बात है कि एक ऐसी आदिवासी महिला जिसने अपने पति को खोया, जिसने अपने बच्चे को खोया, जिसने वाकई एक शिक्षिका की भूमिका में रही और पार्षद से राष्ट्रपति पद का सफर तय किया, और बहुत ही ईमानदार लेडी है। 2017 में जब वो झारखंड की राज्यपाल थी तो उन्होंने जब आदिवासियों ने कहा कि हम संविधान नहीं मानेंगे और एक एसपी और 300 पुलिसकर्मियों को बंदी बना लिया, तो उन्होंने आदिवासियों को राज्यपाल हाउस में बुलाया और उनसे कहा कि संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। और बीजेपी की राज्यपाल माने जो कांग्रेस की भाषा में, तो बीजेपी जब एक आदिवासियों के खिलाफ एक्ट लाई तो उसका उन्होंने विरोध किया, उसको रोक दिया। तो ये जो तमाम चीजें कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल कोशेंट वाली महिला इस देश का नेतृत्व करेगी, हम सबके लिए गर्व की बात। दूसरा, ये श्रावण महीना चल रहा है और आदिवासी समाज भगवान शिव की तरह ही प्राकृतिक संसाधनों और जो प्राकृतिक की चीजें हैं, फल और जो वृक्ष हैं, उनके फूल हैं, उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि देश का प्राकृतिक आबो हवा खराब हो रहा है। कल ही हमने भरतपुर में जो देखा है कि हमने लोभ में चलकर पर्यावरण और प्रकृति को नष्ट करने का तय कर लिया है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अरावली के पहाड़ चट कर गए। ये जो तमाम राजनीतिक दल, ऐसे दौर में अगर कोई आदिवासी महिला इस देश का नेतृत्व करती है
तो निश्चित रूप से जो इस देश में गंभीर पर्यावरण संकट पैदा हो गया है उसके निवारण के लिए सोचना पड़ेगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी इंदिरा गांधी और नेहरू जी आदिवासी महिलाओं के साथ नृत्य करते थे, आदिवासी लोगों के साथ नृत्य करते थे। कांग्रेस के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो नेहरू और इंदिरा गांधी के बताए रास्ते पे चलते और इस महिला को समर्थन करते, क्योंकि सोनिया गांधी खुद भी महिला थी। सर्वदलीय बैठक की क्या जरूरत थी, कांग्रेस का नैतिक साहस बढ़ता। लेकिन कांग्रेस में पता नहीं कौन लोग आसपास बैठे हुए अंग्रेजी पढ़े हुए लोग जो जनप्रतिनिधि की भावनाओं को नहीं समझते, इसी कारण चौधरी साहब से जवाब ले लेते हैं। चौधरी साहब, मैं आपसे चाहूंगा जैमिनी जी की बातों का भी जवाब दें। और एक सवाल जहन में आता है बार बार, इस चुनाव को भी हम अगर देखें, बार बार विपक्षी एकता की बात होती है, बार बार बात होती है कि सरकार को आईना दिखाने के लिए तमाम जो विरोधी है वो एकजुट होंगे, पैरोकारी आप लोग भी लगातार करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बार बार, चूंकि आम चुनाव नहीं था ताकि गठबंधन बने या तमाम चीज़ें हों, लेकिन आपके खेमे में जो लोग गिने जाते हैं, जो आप लोगों के साथ अलग अलग मंचों को साझा करते रहे हैं, वो भी इस चुनाव में जो है आप लोगों के साथ छोड़कर जो है सत्ता पक्ष के साथ खड़े नजर आए, प्रत्याशी की वजह से हो या वजह जो भी हो। तो आपको नहीं लगता एक बार सोचने समझने की आप लोगों को ज़रूरत है और ये जो किरकिरी है ये बच जाती है? मैं फिर वही पहले सवाल पर आ रहा था कि आप लोगों ने गुणागणित जो किया था शायद वो गलत हो गया और यही वजह की किरकिरी थोड़ी सी हुई, और आप लोगों को एक आकलन करने का मौका ये भी मिलेगा ज़रूर कि कौन किसके साथ है। अभिनव जी, जी न्यूज आपका चैनल है, आपने हमें गेस्ट के तौर पे बुलाया है, मैंने किसी के व्यवधान नहीं डाला, बिल्कुल नहीं। और तमाम रिपोर्टर्स विदाउट द बॉर्डर्स किसका ऑर्गेनाइजेशन है? किसका? हमारा कोई कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन है? किसका ऑर्गेनाइजेशन है? देश के अंदर मीडिया की स्थिति रिपोर्टर्स विदाउट द बॉर्डर्स बता रहा है। देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई नहीं हो सकता कि 15 राष्ट्रपतियों में से सिर्फ 2 राष्ट्रपतियों को इस बात पे चर्चा की जाती है कि पहला दलित था और अब आदिवासी है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो लोग जिनकी कुछ मजबूरियां हो सकती है, अगर वो ऐसा कह रही हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे और कांग्रेस पार्टी मानती है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का सर्वोच्च पद है, राष्ट्र का गौरव है, उसकी जाति नहीं, उसकी योग्यता, राष्ट्र का सेनाओं का सेनापति है, तीनों सेनाओं का। इसलिए हम सोचते हैं कि एक मजबूत राष्ट्रपति राष्ट्र को सुरक्षा देगा, एक चीज। दूसरा, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो घटक दल हैं, जो यूपीए के घटक दल हैं, वो जा रहे हैं। अगर आप बात करेंगे, आज ये अवसर नहीं है, अवसर अगर हो तो एनडीए के घटक दल जो बड़े लंबे समय तक साथ में रहे, 40 साल तक मेरे साथ में रहे, अलग अलग राज्यों में हम बता सकते हैं, वो छोड़ के गए। लेकिन इस चुनाव में सब साथ आ गए ना। उनके राजनीतिक इश्यूज होते हैं, क्षेत्रीय उनके मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। अभिनव जी, आप बोलने दें तो आप बोलूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। आप चाहें कि मैं उसमें जोड़ रहा हूं, मैं बस ये चीजें मैं कह रहा हूं कि उनके अपने इंटरेस्ट। चौधरी साहब इत्मीनान से सुन रहा हूं, बस जोड़ रहा था। आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, आप बता दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूं आपका। जी, मैं चौधरी जी आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त महत्वपूर्ण ये तस्वीर है। द्रौपदी मुर्मू के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये इसकी लाइव तस्वीर हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देखिए, जैसे ही नतीजों का ऐलान हुआ उसके बाद द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, उनके साथ जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं और शुभकामना प्रेषित करने के लिए जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, जश्न का माहौल। उसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त उनके आवास पर पहुंचे हुए शुभकामना देने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अब से चंद लम्हे पहले ये स्पष्ट हो गया कि द्रौपदी मुर्मू ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है और उसके तुरंत बाद जो है देखिए ये तस्वीर, और पुष्प गुच्छ देकर ये फूलों का गुलदस्ता देकर द्रौपदी मुर्मू को जो है शुभकामना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उनके घर पहुंचे हुए हैं, आवास पर हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए जेपी नड्डा भी वहाँ पर पहुँचे और शुभकामना देने का सिलसिला जो है क्या आम क्या खास, अब तमाम लोगों की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाओं के मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है। और ये महत्वपूर्ण तस्वीर, एक तरफ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ जेपी नड्डा इस वक्त विराजमान और द्रौपदी मुर्मू से चर्चा भी कर रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं और चेहरे पर तसल्ली का भाव, एक मुस्कुराहट का भाव जरूर नजर आ रहा है इन तीनों ही चेहरों पर। द्रौपदी मुर्मू भी उत्साहित नजर आ रही हैं और लंबा संघर्ष का जीवन उनका रहा है और यहाँ जैसा बार बार जिक्र हो रहा है, हमारे पैनलिस्ट भी बता रहे थे कि पार्षद से सर्वोच्च पद तक का ये सफ़र जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है, प्रेरणादायी है। और इससे पहले तक जो हम चर्चा भी कर रहे थे, अब तक वो राष्ट्रपति प्रत्याशी के तौर पर थी और इससे पहले जो है तमाम तरह के बातें हो रही थी, लेकिन अब जो है चूँकि निर्वाचित हो गई हैं, जीत उन्होंने दर्ज कर ली हैं, तो अब वो न सिर्फ एनडीए की प्रत्याशी बल्कि हिंदुस्तान की, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वो अब राष्ट्रपति बनने वाली हैं, जिसमें कोई भेद नहीं किसी भी पक्ष को लेकर, किसी भी पार्टी को लेकर। चलिए मैं चौधरी साहब आपके पास वापस आना चाहूँगा। आरसी चौधरी साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा अभिनव जी, निश्चित रूप से जो पूरे देश के अंदर जो आपने जिस बातों का जिक्र किया, जो राष्ट्रपति हैं, हम ये उम्मीद करते हैं, हम सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, हमारे लिए राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कि राष्ट्र की जो सरहदें हैं वो निश्चित रूप से मजबूत होगी, राष्ट्र के जो मुद्दे हैं उन पर मुखर होकर हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो बोलेंगे और देश के जो लोग हैं, देश का जो हर नागरिक है, उनकी आशा और उम्मीद उनके अंदर दिखेगी और वो पूरी होगी। बिल्कुल पूरी होने की कामना जो है आप कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं इस वक्त हिंदुस्तान के जो जश्न में मना रहे हैं, तस्वीरों को देख रहे हैं, उनके मन में भी इस तरह की बातें होंगी। समय का अभाव, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान को 15वां राष्ट्रपति के तौर पर जो चेहरा मिला, द्रौपदी मुर्मू का वो चेहरा, और अब पार्टी नहीं, पक्ष नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के प्रथम नागरिक के तौर पर जो है द्रौपदी मुर्मू को जाना जाएगा। इसके पहले सियासतें हुई, कई बयानबाजियां हुई, लेकिन एक बात स्पष्ट कि हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां समानता है, मजबूती है और भविष्य का आंखों में सपना है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार। द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, जीत ली रायसीना की